नमस्कार साथियों, मैं प्रांजल आप सभी का साहित्यिक बतकही के इस मंच पर ऑनलाइन मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अ, साहित्यिक बतकही एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, मंच है जो निरंतर सामाजिक मुद्दों से जुड़े, साहित्य से जुड़े मुद्दों पर इस तरह के संवाद लाता रहा है, प्रस्तुत करता रहा है। आज इसी श्रृंखला में एक नई कड़ी जुड़ गई है या जुड़ रही है जो कि महत्वपूर्ण कड़ी है। और साथ ही मैं स्वागत करती हूँ हमारे वक्ता डॉक्टर सुरेश जिनागल जी का। सर, आप सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय पिड़ावा, राजस्थान में। सर, आप समय-समय पर सामाजिक मुद्दों से जुड़े अपने विचार कविताओं के माध्यम से, पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से प्रस्तुत करते रहे हैं। आप एक अच्छे कवि भी हैं और आपकी कविताओं में उत्पीड़न का इतिहास याद दिलाती रही है आपकी कविताएँ। मज़दूर वर्ग के, दलित वर्ग के, श्रमिक वर्ग की आवाज़ को उठाते रहे हैं आप अपनी कविताओं में। आपकी कविताएँ हैं, उसका नाम मैं लेना चाहूँगी, जैसे गुलाम कह गए लोग, गज़ा में भूख, सपने की अंतर कथा और सपनों का भूगोल इत्यादि। तो सर, आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपने आज के विषय पर थोड़ा-सा प्रकाश डालते हुए अपने वक्ता को आमंत्रित करेंगे। आज का हमारा विषय है जाति, श्रम और अम्बेडकर। अम्बेडकर ऐसा नाम है जो परिचय के मोहताज बिल्कुल नहीं है। हम सभी उनको उनके द्वारा किए गए कार्यों से भली-भाँति परिचित हैं, जानते हैं। उन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है, हर दबे-कुचले जितने भी दलित हों, मज़दूर हों, श्रमिक हों, स्त्री हों, सबके लिए हाशिए के समाज की बात की है, उनके अधिकारों की बात की है और ना केवल बात की है, बल्कि कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर उन्हें उनका अधिकार दिलाया है, हक दिलाया है। इसी क्रम में हम देखते हैं 1936 ईस्वी में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जो मज़दूरों, भूमिहीन किसानों, छोटे किसानों, दलितों के हितों की रक्षा के लिए थी। उन्होंने संविधान में श्रमिकों के अधिकार की बात की। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 39, 41, 42 और 43 के तहत बात की इसकी और जिसके अंतर्गत हम देखते हैं समान वेतन, जीविका मज़दूरी, कार्यस्थल पर स्वास्थ्य सुरक्षा और मातृत्व राहत इत्यादि की बात की। तो इतना ही कहकर एक कविता है सर की जो इस विषय से ही जुड़ी हुई है। मैं उस कविता को पढ़कर छोटी-सी कविता है, सर को आमंत्रित करूँगी। कविता का शीर्षक है घर लौटते मज़दूर। के लिखते हैं कि वे दिन भर छड़-मोड़ सभ्यताओं के लिए पुल बनाते रहे, किसी के घर की नींव खोदते रहे। वे सभी काम जो मनुष्य के सामर्थ्य से परे थे, वे करते रहे। फिर भी शाम को घर लौटना उनका या नींव में दबकर मिट्टी में मिल जाना किसी महत्वपूर्ण घटना के मामूली हिस्से में भी नहीं आ सका। वे बस पृथ्वी की तरह यूं ही आते रहे और यूं ही चले जाते रहे। धन्यवाद सर। और आप ये मंच आपका है। आप अपने वक्तव्य से हम सबका मार्गदर्शन करें, ज्ञानवर्धन करें। धन्यवाद। स्वागत है सर आपका। हाँ जी। साहित्यिक बतकई जो मंच है उसके सभी साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, ये इस महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का मौका दिया। साथ ही जो इस लाइव में जो साथी जुड़े हुए हैं अ, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तो आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो महीना है वो मजदूरों के लिए, एक तो नोएडा में मजदूर आंदोलन भी चल रहा है और मई दिवस के उपलक्ष्य में भी, उसकी याद में भी ये कार्यक्रम रखे जाने वाला था, तो किसी कारण से ये टल गया था। तो आज हम इसको कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक इसमें कितनी बातें हम इस विषय पे कर पाते हैं और कितनी बातें निकल करके आती हैं।
और दूसरा ये है कि जो इस व्याख्यान को वैसे तो मैं डॉक्टर अम्बेडकर का कोई आधिकारिक विद्वान नहीं हूँ। यही जैसे हम लोगों के निरंतर अध्ययन के दौरान जो चीजें आती रही या हम लोग पढ़ते रहे, जानते रहे, उन्हीं में से कुछ चीजें जो निकल करके आई हैं, उनमें से ही कुछ बातें रखने का प्रयास करूंगा। तो हम देखते हैं कि आज के समय में अंबेडकर को देखने के कई सारे दृष्टिकोण हमारे सामने आए हैं, बहुत सारे नजरिए हमारे सामने आए हैं, जिसमें जातीय दृष्टिकोण से देखें अगर, तो वो तो बहुत पहले से ही रहा है कि अंबेडकर जो हैं, उन्होंने जाति को मिटाने के लिए एक प्रयास किया और वो लगातार इसके लिए प्रयास करते रहे। दूसरा, एक वर्गीय दृष्टिकोण से उनके विचारों को देखने के प्रयास किए गए कि वो किस तरह से वर्ग बना रहे थे भारतीय समाज में, वर्ग को निर्मित करने के लिए उनके जो प्रयास थे, उस रूप में भी उनको देखा गया। तीसरा, आज के समय में जो कई सारी शक्तियां हैं, जैसे सांप्रदायिक शक्तियां हैं और कई सारे लोग हैं, वो अपने हिसाब से अंबेडकर की व्याख्या करते हैं। उनके अपने अपने हिसाब से उनकी व्याख्याएं, उनकी सब चीजें लेकर के की जा रही हैं। तो ऐसे समय में अंबेडकर को जातीय और श्रम के मुद्दे पे देखना एक बड़ी बात हो जाती है हमारे लिए। तो इस विषय में हम देखना चाहेंगे कि अंबेडकर क्या सोचते थे और उनके क्या विचार थे। तो सबसे पहले ये हमें जान लेना चाहिए कि अंबेडकर जाति और श्रम को कैसे देखते थे, या जाति और श्रम का जो अंतर संबंध है वो कैसा है उनकी नजर में। अंबेडकर का मानना था, या हम सभी जानते हैं कि कोई भी समाज जो होता है, उस समाज में श्रम का विभाजन है, वो होता है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति सभी काम कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी समाज में एक व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता। विभिन्न प्रकार के जो काम होते हैं, वो विभिन्न प्रकार के लोगों के द्वारा किए जाते हैं, और ये पूरे विश्व में होता है। परंतु भारतीय जो समाज है, उसमें जो श्रम का विभाजन है, वो जाति के आधार पे होता है, ऐसा अंबेडकर मानते हैं। तो उन्होंने जो बातें कही कि श्रम का विभाजन जाति के आधार पे होता है। यहाँ पे श्रम जाति के आधार पे होने के कारण श्रम का विभाजन, उनमें ऊंच नीच का जो भेद है वो भी किया जाता है। तो ऐसे में जब वर्ग बनाने की बात आती है, तो उन्होंने कहा कि जाति जो है न केवल श्रमिकों का विभाजन करती है, बल्कि श्रम का विभाजन करती है, बल्कि श्रमिकों का भी वो विभाजन करती है। और इस आधार पे एक श्रेणीबद्धता निर्धारित हो जाती है। प्रत्येक श्रमिक जो है वो जाति के आधार पे अपने आप को कभी ऊंचा समझेगा, कभी नीचा समझेगा। श्रमिक होने के बावजूद भी, एक श्रमिक वर्ग होने के बावजूद भी वो ऊपर नीचे समझ सकता है। इसलिए वो श्रम का जो विभाजन है वो उस तरह से जाति के आधार पे हुआ है। दूसरा, उन्होंने कहा कि भारतीय जो समाज है, उसमें जो श्रम का चयन जब हम करते हैं, तो वो रुचि के अनुसार नहीं होता। यानी जन्म से ही श्रम, जिस जाति में व्यक्ति जन्म ले लिया, वो श्रम उसको उस जाति में ही उसका श्रम निर्धारित हो जाता है। अन्य समाजों में या अन्य देशों में आप देखेंगे, हम सभी लोग देखते हैं कि व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार श्रम का चयन कर सकता है। परंतु यहाँ पे ऐसा हुआ कि व्यक्ति ने जब श्रम का चयन किया, तो वो जन्म लेते ही उसका श्रम निर्धारित हो गया कि ये व्यक्ति इस यानी खाती की जाति में पैदा होने वाला व्यक्ति है, वो उस जाति से या उस श्रम से पहचाना जाएगा। चमड़े का काम करने वाला व्यक्ति है, वो उस जाति में पैदा हो गया, तो उस श्रम के आधार पे ही वो जाना पहचाना जाएगा। इसलिए एक एक बंद समाज यहाँ पे पैदा हुआ, बंद समाज का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया। तो इसलिए उनका मानना था कि इस वजह से ये जो श्रम जाति के आधार पे निर्धारित होने से, व्यक्ति की इच्छा का उसमें शामिल न होने के कारण, उसने व्यक्ति की, न केवल व्यक्ति की वैयक्तिकता का ही हनन किया या वैयक्तिकता को ही दबाया, बल्कि उस जाति व्यवस्था ने, जाति के कारण श्रम का निर्धारण होने के कारण वो राष्ट्रीय स्तर पे भी वो नुकसान,
देश का भी नुकसान उससे होता है, क्योंकि व्यक्ति रुचि के अनुसार कोई काम नहीं करेगा तो, और दूसरे क्योंकि उससे बेरोजगारी भी फैलती है। एक व्यक्ति को जन्म के आधार पे कोई काम पसंद नहीं आता है, तो वो क्या करेगा, उस काम को वो करना पसंद नहीं करेगा। इसलिए ये मतलब श्रम के संबंध में उनके विचार थे, या श्रम और जाति का किस तरह से आपस में जुड़ाव है, वो ये बातें अम्बेडकर अपने कई जगहों पे ऐसी बातें कहते हैं। दूसरा, उन्होंने अब जैसे आज के संदर्भ में हम देखें, आज के हिसाब से देखें, तो जो पेशे के साथ में जाति का जुड़ाव था, है ना, वो आज खत्म हो गया, पेशा खत्म हो गया है। परंतु जाति अभी भी वर्तमान है, वो जिंदा है, बनी हुई है। पेशे के साथ में भले ही उसका जुड़ाव खत्म हो गया, यानी जैसे सामंती उत्पादन प्रणाली थी, उसमें भले ही पेशे के साथ में उसका जुड़ाव था, परंतु पेशा खत्म होने के बाद भी जाति बनी हुई है, वो खत्म नहीं हुई है। ये भी हमें ध्यान देने वाली बात है, यानी जाति आज किस तरह से, और इसका सबसे जो ज्वलंत उदाहरण है, जिंदा उदाहरण है, वो आप कोरोना जैसी महामारी के समय में देखेंगे। कोरोना महामारी में बहुत सारे जैसे स्कूल्स के टीचर्स थे, उन्होंने बताया कि जब बाहर से मजदूर आते थे, उनको किसी स्कूल वगैरह में रुकवाया जाता था, तो वो लोग आपस में एक दूसरे का छुआ हुआ नहीं खाते थे, उसमें भी वो भेदभाव करते थे कि हम ये हमारे से ऊंचे हैं, ये हमारे से नीचे हैं। तो इस तरह का भेदभाव, यानी जाति का जो जाति से जुड़ा हुआ पेशा खत्म होने के बावजूद भी ये चीजें, जाति जो है वो अभी भी बनी हुई है। दूसरा, अब इस बात को थोड़ा और हम आगे बढ़ाएंगे, तो भारत में जैसे सर्वहारा की अवधारणा की जो बात आती है, यानी इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं कि श्रम और जाति का जो जुड़ाव है वो कैसे है। तो जब अ, सर्वहारा का निर्धारण करना होता है भारतीय समाज में कि सर्वहारा कौन, तो आप पश्चिमी देशों में देखेंगे या यूरोपियन देशों में जब देखा जाता है, जैसे मार्क्स ने भी कहा कि यहाँ पे औद्योगिक क्रांति के बाद सर्वहारा का निर्धारण हुआ है कि जो फैक्ट्रियों में या उद्योगों में काम करने वाले जो लोग थे, वो सर्वहारा थे। परंतु भारतीय समाज में अम्बेडकर का मानना है कि जन्म से ही यहाँ पे, या प्राचीन काल से, या वर्ण व्यवस्था से ही, जब वर्ण व्यवस्था का निर्धारण हो गया था, तभी से यहाँ सर्वहारा पैदा हो गया था। यहाँ पे औद्योगिक क्रांति के बाद कोई सर्वहारा पैदा नहीं हुआ, यानी सर्वहारा तो थे, औद्योगिक क्रांति के बाद भी सर्वहारा रहे यहाँ पर भी, पर वो वर्ण व्यवस्था का जो सर्वहारा था, यानी जाति के आधार पे यहाँ पे सर्वहारा पैदा हो गया। या जैसे ही हम इसको दूसरे तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे तथाकथित जो निम्न समझी जाने वाली जातियां हैं, उनमें पैदा होने वाला जो व्यक्ति है, वो जन्म से ही सर्वहारा है। इसलिए उनकी जो बाबा साहब की जो चिंताएं थी कि जैसे भारतीय समाज में अगर क्रांति जैसी कोई चीज होती है ना, सर्वहारा के द्वारा या सर्वहारा वर्ग की तानाशाही अगर स्थापित होती है, तो वो जाति और श्रम का आपस में जो मेल जोल है, जाति आधार पर श्रम का विभाजन होने के कारण किसी जाति विशेष के मजदूर अगर सत्ता में आते हैं, तो वो भेदभाव, जो जातीय भेदभाव है, वो हमेशा बना रहेगा, वो मिट नहीं सकता। इसलिए उनका बार बार इस पे फोकस था कि जाति को हमें पहले मिटाना चाहिए, जाति को खत्म करना चाहिए किसी भी तरीके से। जाति को मिटाने पे वो बार बार जोर देते थे। उसके बाद ही कोई राजनीतिक सत्ता है, यानी सामाजिक स्वतंत्रता या सामाजिक न्याय पहले होना चाहिए, और राजनीतिक सत्ता उसके उसके माध्यम से होनी चाहिए, ऐसी उनकी हमेशा इच्छा थी। और उसका जो प्रमुख कारण था, जैसे हमने शुरुआत में किया, क्योंकि जाति और श्रम का जो आपस में जुड़ाव है, उसको उन्होंने पहले व्याख्यायित किया, उसको अच्छे से समझाया। अब जैसे हमने पहले भी कहा कि आज जाति के आधार पे जो पेशा निर्धारण होता था, जाति से जो श्रम जुड़ा हुआ था, वो खत्म हो गया है। परंतु जाति जो है वो एक पेशे की, पुराने पेशे से जुड़े हुए व्यक्ति की याद के कारण बनी हुई है। यानी जैसे आप किसी संस्था में नौकरी लेने के लिए जाते हैं, तो भले ही आप उस पेशे को आज जो पुराना पेशा कोई काम नहीं जो पहले करते थे, वो आप आज नहीं कर रहे। मान लीजिए आप चमड़े का काम करने वाले समाज से आते हैं, और वो आज आप नहीं कर रहे। फिर भी आप नौकरी लेने के लिए जाएंगे।
या किसी जैसे किसी मॉल में नौकरी लेने जाएंगे या कॉर्पोरेट क्षेत्र में या सेक्टर में नौकरी लेने के लिए जाएंगे, तो वहां पे आपका जो पहले जो पेशा आपसे जुड़ा हुआ था, उसके आधार पे आपके साथ भेदभाव किया जा सकता है। और आपको जैसे संस्थाओं में आपको अंक उसी आधार पे कई बार दिए जाते हैं। किसी संस्था में आप पानी पीने के आधार पे किसी बच्चे को मारा जा सकता है, जबकि संस्थाएं तो उस इस आधुनिक तथाकथित लोकतांत्रिक प्रणाली से ही पैदा हुई हैं। उन संस्थाओं में भी आपके साथ वो भेदभाव किया जा सकता है। इस तरह से श्रम के साथ में भले ही श्रम वो खत्म हो गया, श्रम के साथ में यानी श्रम खत्म हो गया है, वो जो पुराना पेशा खत्म हो गया है, इसके बावजूद वो पुरानी याद जो है, पेशे के साथ जो याद जुड़ी हुई थी, वो आज भी जिंदा है, वो आज भी बनी हुई है। तो इस चीज को थोड़ा और आगे हम जैसे समझना चाहेंगे, अगर मार्क्सवादी दृष्टिकोण से इसको समझना चाहें। ये एक लंबी बहस भी है कि और ये चलती भी रही है पहले से भी। इस चीज को और समझें कि जाति है ना, आधार है या अधिरचना है। इस पे हमें थोड़ी सी बात करनी चाहिए, इसको, इस बहस को थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए। तो बहुत सारे लोग इसको जैसे जाति को आधार मानते हैं कि वो मोड ऑफ प्रोडक्शन है ना। जैसे आप मध्यकाल में देखेंगे तो भूमि जो थी, भूमि यानी उत्पादन का जो साधन है, भूमि प्रमुख है, या अन्य जो संपत्तियां हैं, उस पे अधिकार जाति के आधार पे ही होता था। यानी तथाकथित जो ऊंची समझे जाने वाली जाति है, उसके पास उसके पास जो तथाकथित ऊंची समझे वाली जातियां, उनके पास ज्यादा जमीनें होती थी और संपत्ति भी उनके पास अधिक होती थी। यहां तक कि पानी जो जैसी चीज है, उस पे भी उन्हीं का अधिकार होता था। इसलिए बहुत सारे लोग जाति को इस आधार पे जाति को आधार मानते थे। यानी वो जो मार्क्सवादी जो परिभाषा है, उसमें यानी आधार व अधिरचना सिद्धांत के आधार पे हम इसको देखें तो तो वो आधार के रूप में काम करती है। और ये चीज जरूरी नहीं है कि हम उस प्राचीन सामंती उत्पादन प्रणाली में देखें, आज की उत्पादन प्रणाली में भी ये चीज देखी जाती है। पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में भी वो जो आधार मानने का जो हमारे पास जाति को वो प्रमुख कारण है, उसमें आप पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में भी देख सकते हैं कि प्रमुख जो टेंडर्स होते हैं आज के समय में, वो भी तथाकथित समझी जाने वाली जातियां उनको मिलेंगी। बड़े बड़े मॉल्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको उनके ऊपर भी अधिकार आज भी तथाकथित ऊंची समझी जाने वाली जातियों के या वर्गों के हैं। दूसरा, अगर एजुकेशन या किसी या शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे आप, तो ज्ञान जो जिस पे प्रमुख बात है, उस पे भी अधिकार होने का है। विश्वविद्यालयों में अन्य जगहों पे देखेंगे तो पाठ्यक्रम भी उसी तरह के निर्धारित किए जाएंगे जो इस तरह के भेदभाव को बरकरार रखें या वैज्ञानिक चेतना से लेस न हो। इस तरह के ही पाठ्यक्रम ज्यादातर निर्धारित किए जाते रहे। तो इस आधार पे जाति को बेस माना गया कि वो बेस है या आधार है। परंतु अब आप आगे देखेंगे, हम आगे इस पे बात करेंगे, जैसे सामाजिक जो हमारी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था है, उसमें अगर हम देखें तो उसमें है क्या कि जो हमारे रिश्ते हैं, नाते रिश्ते हैं, विवाह हैं, उसका आधार भी जाति रहती है। विवाह व्यवस्था जो है वो जाति पे टिकी हुई है। यानी एक जाति में विवाह करना ही प्रमुख माना जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा ये भी समझ लेना है कि अंबेडकर के दृष्टिकोण से, है ना, आधार अधिरचना पे बात कर ही रहे हैं, पर ये भी समझ लेना जरूरी है यहाँ पे अंबेडकर जाति की उत्पत्ति कैसे मानते हैं, उनका क्या विचार है। तो जैसे ये बात सही है या ये बात हम देखते हैं, जैसे उन्होंने पहले भी, अंबेडकर का ये विचार है कि जाति और पितृसत्ता का जो संबंध है वो अंतर संबंधित है, वो दोनों वो जुड़ी हुई है। यानी अपनी जो अतिरिक्त संपत्ति है, वो अपनी ही किसी पुत्र को देने के लालच में ही स्त्रियों की यौनिकता पे नियंत्रण किया जाता है। इसलिए जाति जैसी व्यवस्था को बनाए रखा गया है। ये एक अवधारणा अलग से आती है। ये मार्क्सवाद की और अम्बेडकर वाद की एक तरह से मिली जुली अवधारणा को हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं। परंतु अम्बेडकर जो है वो रक्त शुद्धता को जाति की उत्पत्ति का कारण नहीं मानते।
कि रक्त शुद्धता ने को बनाए रखने के लिए या एक जातियों में दूसरी जाति का मिश्रण न हो जाए, इस आधार पे जाति की उत्पत्ति नहीं हुई है। क्योंकि उनका मानना है कि भारतीय समाज में जो जाति है या जो नस्लीय मिश्रण है वो सबसे ज्यादा है। यहाँ पे कई प्रकार की नस्लें, बहुत प्रकार की नस्लें रही हैं और हैं। आज किसी का भी डीएनए उठा करके आप देखेंगे तो कई सारे एक ही व्यक्ति में, यहाँ पे जैसे उदय प्रकाश की उस ना पीली छतरी वाली लड़की की याद हमें आनी चाहिए कि एक ही परिवार के बहुत सारे सदस्यों को खड़ा कर दिया जाए यहाँ पे और उनका डीएनए टेस्ट किया जाए तो बहुत सारी नस्ल आपको एक साथ मिल जाएंगी। एक ही परिवार में बहुत सारी नस्लें आपको मिल जाएंगी। तो नस्लीय मिश्रण तो यहाँ पे बहुत सारा है। तो रक्त शुद्धता जो है जाति की उत्पत्ति में प्रमुख कारण नहीं है। यहाँ पे जो प्रमुख कारण वो बताते हैं वो है कि विवाह व्यवस्था के अंतर्गत, यानी एक ही जाति की जो स्त्रियां हैं उन पे नियंत्रण करने के लिए। यानी जैसे एक ही जाति है, उस जाति की स्त्रियां अगर दूसरी जाति में चली जाएंगी तो हमारी जाति के या जो एक जाति है उसके पुरुष कुंवारे रह जाएंगे। इसलिए ये व्यवस्था की गई थी, यानी विवाह व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पहले ये उच्च जातियों में ये सिस्टम आया कि वो अपनी जातियों की जो स्त्रियां हैं कि वो हमारे ही साथ उनका विवाह होना चाहिए, पुरुषों को स्त्रियों की कमी नहीं पड़नी चाहिए। इस आधार पे उन्होंने जाति का निर्धारण किया और फिर इनका इस उनका अनुसरण अन्य जातियों में किया। ये विचार बाबा साहब के हैं, है ना। इसमें जरूरी नहीं है कि हम इनसे सहमत हो पाए या इससे आप भी सहमत हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। सहमति भी इसमें रखी जा सकती है क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे ही दूसरी जाति में विवाह होता है तो स्त्री की जाति तो बदल जाती है, वो पुरुष की जाति से ही जानी जाती है। उनकी जो संतान है ना, जैसे अम्बेडकर का ये दृष्टिकोण है, इसकी अगर थोड़ी आलोचना करें हम कि विवाह व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जाति का निर्धारण होता था। एक एक ही जाति की स्त्रियों की शादी दूसरी जाति के पुरुषों से न हो पाए, इसलिए स्त्रियों को कंट्रोल करने के लिए और उस विवाह व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जाति जैसी चीज पैदा की गई और उसका अनुसरण अन्य जातियों ने किया। इसका अगर थोड़ी सवाल आलोचना करें हम तो आज के समय में आप देखेंगे कि अगर किसी दूसरी जाति में एक स्त्री दूसरी समझी जाने वाली जाति से दूसरी जाति में किसी पुरुष से विवाह कर भी लेती है तो उसकी जो संतान है, जैसे हमने पहले भी कहा, वो उसी पुरुष की जाति से ही जानी जाएगी। तो ये जो सिद्धांत है ये थोड़ा सा सही नहीं लगता है जाति की उत्पत्ति के कारण। यहाँ पे आनंद तिलतुम्बड़े का जो विचार है उसको हम जान लेते हैं। उन्होंने कहा कि जाति की उत्पत्ति जो है वो शुरुआत में पेशे से जुड़े, यानी पेशों पेशों का जब निर्धारण हुआ, श्रम का जब निर्धारण हुआ तो पहले तो वो उस तरह से काम जो जातियां जो काम करती थी या कोई भी जाति अपना काम बदल सकती थी शुरुआत में, परंतु बाद में वो जन्मजात हो गया। जन्मजात होने से फिर तमाम जो राजनीतिक सत्ताएं थी उन्होंने क्या किया, उसको जन्मजात कर दिया और उसको बनाए रखा गया। आप जैसे वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने की बात जब आती है तो आप देखेंगे तमाम जो प्राचीन धर्म ग्रंथ जैसे रामायण हो, महाभारत हो, उनमें अच्छा शासक वो माना जाता था जो वर्ण व्यवस्था को बनाए रखे, है ना। उसमें ये कहा जाता था अंत में कि इस ये राजा इसलिए अच्छा है कि इसने अपनी अपनी अपने अपने जो वर्ण थे, अपनी अपनी जो जातियां थी उनको कर्म में निरत कर दिया, कर्म में लगा दिया, वो जो जातियां थी उनको कार्य में लगाए रखा। इसलिए आनंद तेलतुंबड़े ऐसा मानते हैं कि वो पेशे जो शुरुआत में थे वो परंपरागत हो गए बाद में, और उसके बाद तमाम जो राजनीतिक सत्ताएं थी उन्होंने उनको संरक्षण दिया। ये उनका विचार है। और औपनिवेशिक औपनिवेशिक जो सत्ताएं थी उन्होंने इसको एक तरह से राजनीतिक बना दिया इसको, और इसमें आरक्षण देकर के और ज्यादा इसको, यानी ये उनका दृष्टिकोण है कि आरक्षण देकर के इसको और मजबूत कर दिया। और अंग्रेजों ने जब जाति जाति जनगणनाएं की तो उसमें इस तरह की चीजें और ज्यादा हुई। ये ऐसा उनका मानना है। अंबेडकर जैसे यहाँ पे कई बार जैसे बहुत सारी अंतर विरोधी बातें हमारे सामने आ जाती हैं। जैसे अंबेडकर जब शूद्र वर्ग की बात करते हैं कि शूद्र कैसे बने, तो जैसे शूद्र वर्ण का जब बात करते हैं शूद्र कैसे बना, तो उसमें वो मानते हैं पहले वो क्षत्रिय थे और फिर बाद में वो क्षत्रिय होने के कारण जैसे ही वो ब्राह्मण सत्ता को मानने से इनकार करते थे, ब्राह्मणों ने उनका यज्ञोपवीत करवाने से मना कर दिया, इसलिए उन्होंने उन्होंने शूद्र मान लिया। परंतु अछूतों की स्थिति को वो अन्य तरीके से देखते हैं। उसके लिए दो तीन
सभ्यताओं का निर्धारण करते हैं, नस्लों का निर्धारण करते हैं कि द्रविड़ सभ्यता थी, आर्य आए, नाग, है ना, इस तरह से नाग जो नस्ल थी उनकी भी बात करते हैं वो। तो इस तरह कई सभ्यताएं की बात करते हुए फिर वो मानते हैं कि जो बौद्ध लोग थे उन्होंने ब्राह्मण नियमों को जिनको नहीं माना उनको उन्होंने अछूत बना दिया, उनको बाहर कर दिया। तो इस तरह की दोनों संदर्भों में वो थोड़ी अलग अलग बातें अम्बेडकर करते हैं। अछूतों के संदर्भ में थोड़ी अलग बातें निकल करके आती हैं। पर जब जाति और वर्ग की बात आती है तो वो कई बार, जैसे अम्बेडकर यहाँ पे जाति को एक बंद वर्ग की तरह देखते हैं। जैसे वो कहते हैं वर्ग और जाति एक दूसरे के दो रूप हैं, फर्क सिर्फ यह है कि जाति अपने को सजातीय परिधि परिधि में रखने वाला वर्ग है। तो यहाँ पे वो जाति को कई बार वर्ग भी मानते हैं, यानी अपने अंदर बंद एक वर्ग मानते हैं जिसमें वो अपने ही जो जाति है उसमें विवाह करेंगे, परंतु गोत्र की जब बात आएगी तो अलग गोत्र में विवाह किया जाता है। ये आज भी जैसे राजस्थान या हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में गोत्र सिस्टम, है ना, दलित जातियों में भी वर्तमान है, मौजूद है कि वो अपना गोत्र से अलग विवाह करेंगे। तो एक बंद वर्ग उनका बन गया आपस आपस में, एक तरह की बातें। अब हम उस बात पे आते हैं फिर से कि जाति आधार है या अधिरचना है, जो बात कर रहे थे। तो हमने ये बात पहले भी कही, एक बात कही कि जाति जाति के आधार पे पेशे का जुड़ाव जो था, पेशे से अलग हो गई जाति, पेशा छूट गया है ना। आज पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में फिर भी जाति बनी हुई है। इसका मतलब है कि ये इसको हम संरचना भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आज के अपना स्वरूप बदल रही है, हमेशा बदल रही है। क्योंकि ये जैसे आर्थिक संबंध बदलते हैं, सामंती उत्पादन प्रणाली में अलग है और आज पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में वो अलग तरीके से काम कर रही है। तो इस आधार पे हम इसको संरचना भी मान सकते हैं। तो दोनों बातें इसमें हमारे सामने आती हैं। आज जैसे जो दलित हैं, दलितों का जो मध्य वर्ग भी तैयार हुआ है, जैसे आरक्षण जैसी चीज आई और एक मध्य वर्ग दलितों का तैयार हुआ स्वतंत्रता के बाद से। तैयार होने के बावजूद भी वो जाति को अन्य जगहों पे जाता है, सब जगह जाता है, तो उसको जाति जैसी चीज है उसका सामना करना पड़ता है, जाति भेदभाव का। तो इसलिए ये चीजें इसको हम देख सकते हैं। परंतु अंबेडकर का क्या दृष्टिकोण था कि वो जाति को आधार मानते थे या अधिरचना? तो हम इसमें ये कहना चाहेंगे, अंबेडकर ने तो उसको अधिरचना मानते थे ना आधार मानते थे। वो आर्थिक जो आधार था उसको तो मानते नहीं थे कि जाति कोई आर्थिक आधार से वो बिल्कुल भी समर्थक नहीं थे। उन्होंने कहा, जैसे उनका विचार था, बाबा साहब का विचार था कि मान लीजिए कि हम दो जो व्यक्ति हैं, एक तथाकथित ऊंची समझी जाने वाली जाति, एक तथाकथित निरी समझी जाने वाली जाति, उनको आर्थिक आधार पर समानता दे दें, फिर भी क्या जाति खत्म हो जाएगी? तो उनका ही जवाब था कि नहीं, जाति खत्म नहीं होगी। आर्थिक आधार पर समानता देने के बावजूद भी जाति खत्म नहीं होगी। इसलिए आर्थिक आधार जो है जाति का, या उनको वो उत्पादन प्रणाली में मोड ऑफ प्रोडक्शन मानने के पक्ष में नहीं थे। हमारा जो विचार है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि जाति कई बार जैसे हम बहुत सारी चीजों को, है ना, आधार और अधिरचना सिद्धांत में देखने के आदी हो जाते हैं, तो उस रूप में उसको नहीं देखा जाना चाहिए। जाति को भी ऐसे नहीं देखना चाहिए। इस मामले में जैसे पितृसत्ता के बारे में जब विचार आता है, तो जैसे पितृसत्ता की एक लंबी प्रक्रिया जैसे उसका निर्माण हुआ है ना। जैसे पितृसत्ता के निर्धारण में जब बात आई तो एंगल्स ने ऐसा माना था कि जैसे ही निजी संपत्ति का उभार हुआ, वैसे ही पितृसत्ता की हमारे सामने आई, या उत्पत्ति हो गई पितृसत्ता की। क्योंकि वो संपत्ति अपने संतान के पास जाए, अतिरिक्त संपत्ति जो बची हुई है वो अपने संतान के पास जानी चाहिए, इस विचार को आधार बना करके ही जो पितृसत्ता की उत्पत्ति। परंतु आगे चल करके जैसे गर्दा लर्नर या वो जो विद्वान थे, या जिन्होंने स्त्रीवादी दृष्टिकोण से इसको देखा, उन्होंने माना कि नहीं, पितृसत्ता एक समय में पैदा नहीं हुई, वो विभिन्न काल में पैदा हुई है। उसी तरह से जाति जो है, जाति की उत्पत्ति की बजाय हम निर्माण कहें उसका, तो ज्यादा अच्छा है कि वो विभिन्न काल में अपना स्वरूप बदलती रही है, अलग अलग तरीके से उसमें बदलाव आते रहे। जैसे आनंद तेलतुंबड़े का जो विचार है इसमें, थोड़ा हम इसके पक्ष में जा सकते हैं कि वो किस तरह से अलग अलग कालों में अलग अलग स्वरूप बदलती रही है और आज भी वो बदल रही है। अब इस पे इतनी बातें करने के बाद हमें जैसे इस पे आना चाहिए कि अंबेडकर इस संदर्भ में क्या कर रहे थे। यानी वो
श्रमिकों के लिए और इस जाति को खत्म करने के लिए या जाति के संदर्भ में उनके क्या प्रयास थे, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा जान लेना चाहिए। तो अंबेडकर जो थे वो किसी एक एक काम पे या उनका एक एक चीज पे वो नहीं रुके, वो विभिन्न प्रयोग करते रहे। बहुत सारे प्रयोग भारतीय समाज को बदलने के लिए, जाति को मिटाने के लिए, जाति शोषण को खत्म करने के लिए कई सारे प्रयास करते रहे। जैसे सबसे वो पहले शुरुआत में जैसे हिंदू जो धर्म है उसमें सुधार की संभावनाएं देखते हैं, शायद वो सुधर जाएगा, उस तरह की आलोचना उनकी शुरुआत में आप देखेंगे। फिर वो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र है उसकी मांग करते हैं कि हमें प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया जाए, और फिर वो पुनः पैक्ट करते हैं, पुनः पैक्ट में थोड़ी सी रियायतें लेते हैं, मंदिर प्रवेश का आंदोलन करते हैं वो। उसके बाद मजदूर पार्टी बनाते हैं, फिर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाते हैं, और उसके बाद वो अंग्रेजों का भी कई जगहों पे समर्थन करते हैं। अंग्रेजों के श्रम मंत्री भी बनते हैं अंग्रेजों के उसमें। कांग्रेस की तरफ झुकाव रखते हैं, संविधान बनाते हैं, हिंदू कोड बिल लेके आते हैं। उसके बाद वो बौद्ध धर्म की तरफ चले जाते हैं। इस तरह से उनका जीवन जो था पूरा वो प्रयोग करते रहे, और इस आधार पे आनंद तेलतुंबड़े ने ऐसा माना है, इसी आधार पे कि विभिन्न प्रयोग करते रहे, इस आधार पे वो मानते हैं कि अम्बेडकरवाद जैसी कोई चीज नहीं होती है, ऐसा उनका मानना है। क्योंकि अम्बेडकर ने, यानी जिस तरह से मार्क्सवाद ने एक दर्शन दिया, उस तरह से अम्बेडकर के पास ऐसा कोई दर्शन नहीं था, ऐसा उनका मानना है। और क्योंकि वो विभिन्न प्रयोग करते रहे, तो उन प्रयोगों पे थोड़ा सा हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे इस पे, कि जो मजदूरों के लिए उन्होंने क्या किया। तो मजदूरों के लिए सबसे पहले उन्होंने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई। उससे पहले अंबेडकर एक समता दल बना चुके थे 1930 के आसपास, और उस समता दल का जो पूरी पूरी प्रोसेस थी, पूरी प्रक्रिया थी, उसकी जो कार्य प्रणाली थी, काम करने का जो तरीका था, वो पूरा का पूरा आरएसएस के जिस तरह से काम करता है उसी की तरह का था। और ऐसा मानते हैं, जैसे जाफरलो ऐसा मानते हैं कि वो जो संगठन था उसी तरह का संगठन बाबा साहब की मजदूर पार्टी की तरह ही उन्होंने उसी तरह उसका विस्तार ही था एक तरह से। अब इसमें बनाने के पीछे क्या कारण थे वो भी जान लेने चाहिए थोड़े से हमें। तो अंबेडकर का मानना था कि भारतीय समाज में जो मजदूर हैं अधिकांशतः वो अस्पृश्य ही हैं, ज्यादातर मजदूर। उनका मानना था कि जो अछूत हैं वही ज्यादातर मजदूर हैं, क्योंकि उनके पास जमीनें नहीं हैं, और वो कई जगहों पे काम करते हैं, कंपनियों में, और कहीं रेलवे में, कहीं और अन्य जगहों पे। इसलिए हमें उनके लिए, उनको लगा कि हमें उनके लिए कुछ प्रयास करने चाहिए। और दूसरी बात जो सामने आती है कि 1935 में जो अधिनियम बना था, तो उस अधिनियम के बाद ये निर्धारित किया गया कि 1937 में चुनाव होंगे, और उन चुनाव में बाबा साहब को ऐसा लगता था कि हम अगर एक पार्टी बना लेते हैं तो हमारा जो दायरा है वो बढ़ जाएगा। हम जो है जो विधानसभाएं हैं उनमें जाने का हमारा रास्ता तैयार होगा, इसलिए वो इस तरह का प्रयास करते थे। यहाँ पे अंबेडकर का मजदूर पार्टी बनाने का उद्देश्य दूसरा नहीं था। दूसरा मतलब वो किसी तरह की कोई क्रांति या इस तरह के विचार उनके यहाँ पे नहीं नजर आते हैं, या ऐसा कोई विचार उनका नहीं था। वो मार्क्सवादी दृष्टिकोण को आधार बना करके, वो विचार ध्यान में रख करके मजदूर पार्टी नहीं बना रहे थे। उनका ये था कि हम थोड़ा बहुत मजदूरों के लिए कुछ बुनियादी जरूरतें जो हैं उनकी सुविधाएं वहां जाकर के, संसद विधानसभा में जाकर के ऐसी थोड़ी बहुत उनके लिए कुछ सुविधाएं कर दें, ऐसा उनका विचार था। और इन सभी बातों को ध्यान में रख करके उन्होंने मजदूर पार्टी बनाई। उनकी घोषणा पत्र की कुछ पंक्तियां जो है वो मैं पढ़ना चाहूंगा। उससे आपको ये समझ में आएगा कि उनका उद्देश्य क्या था। वो कहते हैं कि हमारे दल का यह ठोस मत हुआ है कि खेती की भूमि के टुकड़े करना और उस पर बढ़ती हुई जनसंख्या का बोझ पड़ना, ये सही अर्थ में किसानों की दरिद्रता के कारण है। पुराने धंधे फिर से जोरों से चलाना और नए शुरू करना, यही इसका उपाय है। जनता की उत्पादन शक्ति और उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो, इसलिए तकनीकी शिक्षा विषयक धंधे, और जहां जरूरत हो वहां शासन के स्वामित्व और नियंत्रण में चलने वाले धंधे शुरू करने का बड़ा विस्तृत कार्यक्रम हाथ में लेने वाले हैं। आगे वे कहते हैं कि श्रमिकों के हित की दृष्टि से कानून बनाने की चरम कोशिश की जाएगी। यानी वो जो
वहां पे पार्टी अगर जीत जाती है, उनकी विधानसभा में जाती है, तो उसके बाद वो क्या करेंगे? नौकरियां देना, पदच्युत करना, कारखानों में बढ़ती देना, काम के अधिकतम घंटे और वेतन श्रेणी, अर्जित छुट्टियां देना, श्रमिकों के सस्ते और आरोग्यदायी आवासों की व्यवस्था करना इत्यादि के बारे में कानून बनाए जाएंगे। बेकारी से मुक्ति मिले इसलिए भूमिहीनों को भूमि देकर उनके उपनिवेश स्थापित किए जाएंगे। जनहित के कार्य शुरू किए जाएंगे। औद्योगिक धंधों के केंद्र बड़े नगरों में निम्न मध्य वर्ग को मकान का किराया कम देना पड़े, इसलिए कुछ इंतजाम किया जाएगा। यहाँ पे जो मुख्य जो उद्देश्य है, वो आपको सुधारात्मक मिलेगा कि वो मजदूरों के लिए इस तरह की कुछ समाधान, उनके लिए कुछ जो चीजें हैं वो करवा लेना चाहते थे। वो किसी तरीके से इस तरह की बातें उनके ध्यान में थी। यहाँ पे एक एक हम अंतर्विरोध की तरफ ध्यान दिलाना चाहेंगे बाबा साहब के, कि वो क्या कर रहे थे। जैसे जब अछूत वर्ग की बात आती थी कि अछूत या जाति की समस्या का कैसे हम समाधान करें, इसके लिए सबसे पहले वो सामाजिक जागरूकता का होना जरूरी मानते थे, कि सामाजिक क्रांति पहले हो, उसके बाद ही राजनीतिक क्रांति हो, या राजनीति में जाएं तो वो ज्यादा अच्छा है, ऐसा वो मानते थे। परंतु जब मजदूर वर्ग की बात आई या मजदूर पार्टी उन्होंने बनाई, तब वो राजनीतिक सत्ता को प्राथमिक मानते थे, कि राजनीतिक सत्ता मजदूरों के लिए जरूरी है, और राजनीतिक सत्ता के माध्यम से ही हम सामाजिक जो बदलाव हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे वो गोलमेज सम्मेलन में उनका वो एक भाषण दिया था, उसमें से थोड़ी सी बात हम थोड़ी सी जो पंक्तियां वो पढ़ेंगे और देखेंगे कि उनका क्या विचार है। हमें अक्सर याद दिलाया जाता है कि डिप्रेस्ड क्लासेज की समस्या असल में एक सामाजिक समस्या है, और इसका समाधान राजनीति के धरातल से नहीं बल्कि कहीं और से निकलेगा। हमें इस राय से सख्त एतराज है। हमारा मानना है कि डिप्रेस्ड क्लासेज की समस्या तब तक हल नहीं हो सकती जब तक राजनीतिक सत्ता इस तबके के लोगों के हाथों में नहीं आएगी। अगर ये सच है तो डिप्रेस्ड क्लासेज की समस्या मेरे ख्याल में सबसे पहले एक राजनीतिक समस्या है, और उसे राजनीतिक समस्या के रूप में ही देखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो दोनों तरफ बाबा साहब झूलते हैं, या उनका द्वंद्व है इस तरह का। वो कभी वर्ग बनाना चाहते हैं और कभी वो राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं, कभी सामाजिक न्याय की बात करते हैं कि किसी तरह से हम सामाजिक न्याय को पहले प्राप्त करें या राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करें। दोनों तरफ वो जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है हमारे पास समय कम है, और जितना हम करवा करवा सकते हैं दलितों के लिए, या जो डिप्रेस्ड क्लासेस रहे हैं उनके लिए हम जितना फायदा ले सकते हैं, करवा सकते हैं किसी भी माध्यम से, तो वो इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, वो करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये चीजें, परंतु आप देखिए जैसे कि वो विभिन्न प्रयोग करते रहते हैं। एक एक जो उनका जो चीज थी उस पे कभी अडिग नहीं रहे। आगे चल करके वो इस पे भी अडिग नहीं रह पाए। ये जो विचार था उस पे ज्यादा लंबे समय तक वो नहीं टिक पाए। उसमें भी वो जो मजदूर पार्टी बनाने का भी अंतिम जो छुपा हुआ उद्देश्य उनका नजर आया, वो था जाति का ही उन्मूलन। वो जाति को पहले मिटाना चाहते थे। आप देखेंगे जब 1937 के जो प्रांतीय चुनाव हुए, उनमें जो 17 में से 13 जो सीटें थी वो अनुसूचित जाति को दी गई, और उसमें भी जो लगभग जो थी महार जाति के पास में थी, है ना। बाबा साहब जी जाति से आते थे, है ना। तो उसमें महार ही ज्यादातर आए, क्योंकि उसमें अंबेडकर जो थे, ये बात उनको ये समझ में भी आई बाद में कि हमारा जो वर्ग, जिस वर्ग बनाने की जो हम सोच रहे हैं, उसमें चीजें सही नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि ये जो जो जातियां हैं, दूसरी जातियां, उनसे वो कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए अंबेडकर जो थे वो लंबे समय तक इस पे नहीं टिक पाए, और आगे चल करके उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया। तो उस पे जाने से पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि उन्होंने मजदूरों के लिए क्या प्रयास किए। यानी ये तो एक एक भूमिका थी उसकी, मजदूर पार्टी बनाने की, और जो उनके क्या उसके रिजल्ट्स थे उन पे हमने बात की। अब देखते हैं मजदूरों के लिए वो मजदूर पार्टी बनाने के साथ साथ वो वायसराय का जो जो संसद थी, वायसराय की जो संसद थी, उसमें श्रम मंत्री भी वो रहे। तो वहां पे उन्होंने क्या बदलाव किए, मजदूरों के लिए क्या काम किए, वो थोड़ा सा हमें देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे खोती प्रथा को समाप्त करने के लिए एक विधेयक उन्होंने अ, उसमें पेश किया था, मुंबई विधानसभा में पेश किया। खोती प्रणाली महाराष्ट्र में चलती थी, जिसमें खोत एक अधिकारी होता था जो लगान वसूल करता था, और बहुत सारे अत्याचार भी वो जनता पे करता था। परंतु बिल जो है वो गिर गया था, क्योंकि कांग्रेस ने उस समय
इस बात का समर्थन नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस जो थी लगभग उस समय जमींदारों के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उनका जो प्रमुख उद्देश्य था कांग्रेस का कि किसी तरह से हम स्वतंत्रता प्राप्त करें, आजादी प्राप्त करें। इसलिए वो बिल जो था वो कांग्रेस ने सहयोग नहीं किया, इसलिए वो गिर गया था और वो पास नहीं करवा करवा पाए, और वो आगे चल करके फिर आजादी के बाद ही वो बिल पास हो पाया, विधेयक पास हुआ, सॉरी। जब इसके यहाँ पे जो एक बात जो हमारे सामने आती है वो ध्यान देने योग्य है और जरूरी बात है, वो ये है कि जब बिल पास नहीं हो पाया तो बाबा साहब ने हड़ताल की, वहां पे इसके लिए प्रोटेस्ट किया। तो इसमें सीपीआई के जो सदस्य थे उन्होंने बाबा साहब का सहयोग किया, बाबा साहब के साथ में आए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो सदस्य थे, तमाम सदस्य थे, उन्होंने इसमें सहयोग किया। और यहाँ पे जब वो साथ में आए तो अंबेडकर के भी विचार जो थे वो यहाँ पे आपको बदले हुए दिखाई देंगे। जैसे वो पहले बार बार कहते हैं कि जैसे मार्क्स का विरोध करते हुए या मार्क्सिज्म की जब बात करते हुए जब कहते हैं कि भारतीय संदर्भों में आप सिर्फ अमीर और गरीब की बाइनरी में चीजें नहीं देख सकते, यहाँ पे और भी विभिन्न जातियां हैं, उन संदर्भों में हमें बात करनी होगी। परंतु यहाँ पे जब वो भाषण देते हैं उस हड़ताल के अंदर, तब वो क्या बात कहते हैं कि असल में देखें तो दुनिया में सिर्फ दो ही जातियां हैं, पहली अमीरों की और दूसरी गरीबों की। जिस तरह हम संगठित हुए हैं और यहाँ आए हैं, उसी तरह हमें अपने संगठन को शक्तिशाली बनाने के लिए अपने जाति फासलों और धार्मिक मतभेदों को भुलाना ही होगा। यानी ये जो बदलाव बीच बीच में वो दिखते हैं, यानी हम उस द्वंद्व की बात शुरुआत से कर रहे हैं कि वो एक द्वंद्व था कि है ना, कौन सी तरफ, किस तरफ हम जाएं और क्या समाधान निकालें। तो ये एक आपको बदलाव यहाँ पे बाबा साहब के विचारों में बीच बीच में दिखता है। वो 1935 में उन्होंने बॉम्बे म्युनिसिपल कामगार संघ था, उसमें ट्रेड यूनियन का गठन किया, और वो जो 1938 में इसके सदस्यों में काफी बढ़ोतरी हो गई, 1325 सदस्य हो गए थे वो। ये भी एक हालांकि बाबा साहब ट्रेड यूनियन का कई बार विरोध भी करते थे, उनका मानना था कि यहाँ पे क्योंकि मजदूर वर्ग की सरकार जब तक नहीं होगी तो ट्रेड यूनियन जो है वो सरकार से काम नहीं करवा पाएंगी। तो ये खैर उनके अपने अलग विचार थे। 1938 में औद्योगिक विवाद विधेयक एक आया था, और उसमें क्या हुआ कि हड़ताल की मनाही की गई कि हड़ताल, मजदूर वर्ग जो है वो हड़ताल नहीं कर सकता। और इसके लिए बाबा साहब ने इसका विरोध किया, इस बिल का, कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मजदूरों को हड़ताल का अधिकार देना चाहिए, वो उनका अधिकार है, और इसका उन्होंने विरोध किया। इस समय तक अम्बेडकर, जैसे जाफर लोग कहते हैं कि उन्होंने लगभग अपना पढ़ने लिखने का काम छोड़ दिया था, बहुत कम पढ़ने लिखने का काम करते थे। उन्होंने मजदूरों से मिलना, मजदूरों से बात करना, जो दबे कुचले लोग थे उनसे एक मतलब फील्ड वर्क के रूप में वो इस चीज को ले रहे थे, काम करते थे, फील्ड में जाते थे, लोगों से बातचीत करते थे, मिलते जुलते थे, लोग भी उनके पास आते थे, अपनी समस्याएं बताते थे। तो एक तरह से मजदूरों के प्रति पूर्णतः समर्पित हो गए थे। यहीं पे एक वो उनका जो प्रसिद्ध कथन है 1938 के आसपास, यानी रेलवे की मजदूर जब हड़ताल कर रहे थे, उसमें उन्होंने वो अपना एक प्रसिद्ध जो उनका कोटेशन चलता है, जो बात चलती है, वो कहते हैं कि ब्राह्मणवाद पूंजीवादी मजदूरों की दुश्मन है, मजदूरों में एकता निर्मित करनी है तो ब्राह्मणशाही का निर्मूलन करना चाहिए, तभी मजदूरों की एकता होगी। यहाँ पे वो फिर आप देखेंगे कि ब्राह्मणवाद को मिटाने के, ब्राह्मणशाही को या जातिवाद को मिटाने की बात वो फिर करने लगे, और उसी से उन्होंने, उनको लगता था कि हम एक वर्ग बना सकते हैं। इसके अलावा वो जब श्रम मंत्री रहे तो उन्होंने श्रम मंत्री रहते हुए बहुत सारे काम किए। उन्होंने एक लेबर चार्टर चार्टर बनाए 1935। उन्होंने 1945 में सवेतन अवकाश का विधेयक पास करवाया श्रमिकों के लिए, और उन्होंने स्त्रियों के लिए मातृत्व अवकाश की अनुशंसा की श्रम मंत्री रहते हुए। स्त्रियों को समान, यानी कोई भी समान कार्य किया जाता है उसके लिए समान वेतन के निर्धारण की भी वकालत उन्होंने तमाम जगहों पे की। तो ये उनका एक मजदूर पार्टी बनाना, मजदूर पार्टी में बनाने के बाद जो उनके पास सीटें आई, वो श्रम मंत्री बने। उनके बाद उनके क्या प्रयास रहे मजदूरों के लिए, भारतीय संदर्भों में वर्ग जैसी चीज बनाने के लिए, और इस पे हमने थोड़ी सी ये बात की। अब हम देखते हैं कि उनके सामने ये दिक्कतें आई, आप जैसे हमने शुरुआत में ही करी कि वो एक तरह से
उस समय तक सिर्फ महार जाति तक सीमित होकर के एक तरह से उनके विचार रह गए थे, और अम्बेडकर को ये समझ में आया कि हम जो है वर्ग जैसी चीज या सभी जातियों को एक जगह लेकर आने में असफल हो रहे हैं। और उस समय दूसरी बात ये हुई कि 1942 के आसपास जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बन रहा था, उसमें दूसरी बात ये हुई कि भारत छोड़ो आंदोलन भी उस समय शुरू हो गया था, और क्रिप्स क्रिप्स मिशन भारत में आ रहा था उस समय। क्रिप्स मिशन के पास ये योजनाएं थी, कांग्रेस उनके पास ये योजना लेके जा रही थी कि हम संविधान सभा यहाँ पे बनाएंगे, और दूसरा मुस्लिम लीग जो थी उनका विचार था कि हमें पाकिस्तान दे दिया जाए, या पाकिस्तान की हम अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो अंबेडकर को ये भय था, उनको लगता था कि अगर इनको ये सब कुछ मिल गया तो बाद में हमारे जो जाति के लोग हैं, या दलित वर्ग हैं, अछूत वर्ग हैं, उनके लिए ये चीजें नहीं रह पाएंगी, उनको कोई अधिकार नहीं मिलेंगे। इसलिए इस डर से उन्होंने 1942 में ही शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भी बनाया, और उसी समय वायसराय की उसमें संसद में वो श्रम मंत्री बनना भी स्वीकार करते हैं। इस चीज का बहुत सारे जो उस समय लोग थे, कांग्रेस पार्टी थी, है ना, और यहाँ तक कि सीपीआई ने भी विरोध किया, काफी विरोध किया, उनको गद्दार कहा गया, अंग्रेजों का पिट्ठू कहा गया। और यहाँ पे जो बात हुई 1942 के आसपास, उस समय जब सेकंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, तो उस वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने एक तरह से वर्ल्ड वॉर का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इस ये वर्ल्ड वॉर जो है, ये जो विश्व युद्ध है, ये मानव जाति के लिए अच्छा होगा। इस अच्छा इसलिए होगा कि इससे नाजीवाद और फांसीवाद खत्म होगा, और क्योंकि अगर उनके हाथ में सत्ता आती है, फांसीवादियों के हाथ में, तो उससे यहाँ पे वही चीजें बनी रहेंगी, या उसी तरह का जातिवाद और ये सब चीजें, क्योंकि एक दूसरे तरह की गुलामी हम झेलेंगे, अंग्रेजों से निकल करके दूसरी तरह की गुलामी आ जाएगी। इससे अच्छा है कि अंग्रेजों के साथ में मिलकर के कुछ किया जा सकता है। तो उसी समय इन तमाम परिस्थितियों के इर्द गिर्द ही उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाने की सोची, और उन्होंने बनाया। तो यानी सिर्फ अनुसूचित जाति तक सीमित होने के लिए, और क्योंकि उनको लगता था कि अब हम सिर्फ उन्हीं के लिए कुछ कर सकते हैं, और वो जो उनका पूरा प्लान था वो उस समय चौपट हो गया था, क्योंकि उनको अपनी जाति तक लगभग सीमित कर दिया गया था। तो ये द्वंद्व उनका एक तरह से बार बार चलता हुआ आपको दिखाई देगा। उस समय 1946 के आसपास, यानी जो अपने जैसे बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि अंबेडकर जो है प्रतीक निर्वाचन की जो मांग है उसको, यानी वो शुरुआत में उठाई थी, यानी हम जब प्रयोगों की बात करते हैं, अंबेडकर बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं किस तरह से, तो यहाँ पे वो फिर एक बार प्रतीक निर्वाचन की मांग करते हैं, प्रतीक निर्वाचन क्षेत्र की, सॉरी, प्रतीक निर्वाचन क्षेत्र हमें दिया जाए। क्योंकि उनको लगता था कि हमें प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र नहीं देंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे कांग्रेस पार्टी है या और जो पार्टियां हैं, वो हमारे लोगों को, जो जो हमारे जो जो प्रतिनिधि हैं, उनको तो अपने में शामिल कर लेंगी और उन आवाज नहीं उठाने देंगी। तो वो फिर से यहाँ पे प्रत्येक निर्वाचन की मांग 1946 में दिए गए इंटरव्यू में कहते हैं वो, थोड़ा सा हम पढ़ के बताना चाहेंगे कि केवल प्रत्येक निर्वाचन की व्यवस्था ही अनुसूचित जातियों को इस बात का आश्वासन दे सकती है कि वे विधायिका में खुद अपने बीच के लोगों को चुनकर भेज सकेंगे, ऐसे लोग जिन पर वे इस बात के लिए पूरा भरोसा कर सकते हैं कि वे विधायिका में जिससे अस्पृश्यों को दिए गए अधिकारों का निषेध होता है, तो वो उसका विरोध करेंगे। हम देख सकते हैं कि कांग्रेस के टिकट पर पूरे भारत में अनुसूचित जातियों के प्रतिभागियों का अलग अलग प्रांतीय विधायिकाओं में चुनाव हुआ है, और इसके बावजूद अनुसूचित जातियों की परेशानियों को दूर करने या व्यक्त करने के लिए न तो उनमें से एक ने भी आज तक कोई सवाल पूछा है, न कोई प्रस्ताव रखा है, न किसी कटौती प्रस्ताव का सुझाव दिया है। विधायिका में इस तरह के दिखावटी प्रतिनिधित्व के मुकाबले तो किसी तरह का प्रतिनिधित्व न होना ही बेहतर है। यहाँ पे वो जो उनका जैसे जो एक तरह से आरक्षण, जो आरक्षित जो सीटें थी, और उस आरक्षित सीटों पे दूसरी जो पार्टियां थी, मजदूर पार्टी के अलावा जो चुन करके जो लोग जा रहे थे, उसका वो विरोध करते हैं, और एक तरह से आरक्षण को भी वो एक तरह से नकारते हैं कि यहाँ पे वो चुन करके तो जा रहे हैं, परंतु वो हमारे हित में कोई काम नहीं कर रहे हैं, है ना। इसको आज के संदर्भों में भी हम इसको देख सकते हैं। फिर वो उनको ये चीजें जैसे ही शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भी बना लिया, और ये सब चीजें उन्होंने की, इतने प्रयास किए,
इसके बावजूद जब देश आजाद हो गया, उसके बाद उन्होंने संविधान सभा में भी शामिल हुए, संविधान बनाया। फिर 1951-52 के आम चुनाव आते हैं, है ना? यहाँ पे एक जो बड़ा बदलाव उन चारों में दिखता है। आम चुनाव में अम्बेडकर खुद हार गए। चुनाव में उनको बहुत बड़ी हार मिली, उनके बहुत सारे जो प्रतिनिधि थे वो भी हार गए। तब उनको फिर से लगा, एक बार फिर से लगा, यानी उस द्वंद्व से वो कैसे जूझ रहे थे, उनको फिर से लगा कि हमें अपना प्रतिनिधित्व व्यापक जनता के साथ में बढ़ाना चाहिए। सिर्फ अनुसूचित जातियां हैं, उनसे हमारा काम नहीं चलेगा। इसलिए वो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के गठन के लिए प्रयासरत हो जाते हैं वहां पे। हालांकि बीच में वो बौद्ध धर्म की तरफ भी जाते हैं और तमाम तरीके के, और वहां पे कानून मंत्री पद से इस्तीफा भी देते हैं। इस तरह की चीजें वो करते हैं। पर एक जो चीज वो करना चाह रहे थे, यानी वो फिर से तमाम जो लोग थे, तमाम जो जातियां थी, है ना, तथा निम्न समझी जाने वाली जातियां, उनका एक साथ में लेके आना, फिर से वो प्रयासरत होते हैं। इसके लिए वो ये भूमिका बना के जाना चाहते हैं। भूमिका बना के गए भी वो, जब उनका उनकी उनकी मृत्यु हो गई उनसे पहले। ये इस पार्टी की रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का एक तरह से उन्होंने पूरा वो चीजें बना करके वो हो गई। तो अब ये चीजें इतनी देखने के बाद बाबा साहब भी वर्ग बनाने का, कभी जाति खत्म करने का ये सब प्रयास करते हैं। तो हमारे दिमाग में एक विचार आता है, हम लोग इस पे सोचना चाहिए। और सोचते रहे, विद्वान लोग सोचते रहे पहले से भी कि क्या वर्ग बन सकता है। तो इस पे हम थोड़ी सी बातचीत कर लेना चाहेंगे। तो जब वर्ग बनने की बात आती है तो सबसे पहले हमें वर्ग को मेरी आवाज आ रही होगी शायद। तो वर्ग क्या है? मार्क्सवादी अवधारणा के अनुसार वर्ग जो है, जैसे मार्क्स ने जो माना था, मार्क्स ने ऐसा कहा था कि वर्ग का की अवधारणा जो है अतिरिक्त पूंजी से जुड़ी हुई है। क्योंकि उन्होंने हमेशा, मार्क्स ने यानी बदलाव करने के लिए, कि मजदूर क्यों बदलाव करे, भाई सीधी सी बात है, मजदूर क्यों इतना अ, आगे आएगा, क्यों लड़ेगा? तो उनके लिए उन्होंने ऐसा कहा कि तुम्हारी जो अतिरिक्त पूंजी है वो तो पूंजीपति खा रहा है। पूंजीपति जो है वो तुम्हारा अतिरिक्त श्रम के जो है वो तुम्हारा ले रहा है, उसके बदले तुम्हें वो चीज, उसका जो पारिश्रमिक है वो तुम्हें दे नहीं रहा है, इसलिए तुम्हें लड़ना चाहिए। तो ये बात उन्होंने कही। पर इसके साथ साथ में उन्होंने एक बात और कही। जो दूसरी बात थी वो ये थी कि एक तो होती है एक तो होता है वर्ग बनाना, एक होती है श्रम प्रक्रिया। तो उन्होंने कहा कि जैसे मजदूर और पूंजीपति के बीच में एक एक वर्ग का और उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो जो काम के लिए उनको एक एक स्पेस उपलब्ध करवाता है ना, वो हालांकि वो जो मजदूर होता है उसके अतिरिक्त पे ही पल रहा होता है वो वर्ग भी। पर वो मजदूर और पूंजीपति के बीच में होता है, जो मजदूरों का ख्याल रखता है, मजदूरों को नियंत्रित करता है, और वो उनके श्रम पे ही पल रहा होता है। तो वो एक श्रम प्रक्रिया है, यानी काम में लगे हुए तमाम जो श्रमिक हैं वो श्रम की प्रक्रिया है। और जब उनको अतिरिक्त पूंजी का कॉन्सेप्ट समझ में आता है, और वो जब खड़े होते हैं किसी पूंजीपति या पूंजीवाद के खिलाफ, तो वो एक वर्ग बनता है। ये उनका एक कॉन्सेप्ट था। उस संदर्भ में आप देखेंगे तो भारतीय संदर्भों में अगर आप बात करेंगे तो इस हिसाब से तो भारत में बहुत बड़ा सर्वहारा वर्ग बन सकता है ना? क्योंकि यहाँ पे जो विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न जातियों के जो श्रमिक हैं वो काम में लगे हुए हैं, परंतु वो एक श्रम श्रम की प्रोसेस है। उस श्रम की प्रोसेस को वर्ग तक ले जाने में वही बात जो अम्बेडकर मानते थे कि जाति जो है उसमें आड़े आ जाती है। यहाँ पे आनंद तेलतुंबड़े का जो विचार है उसकी तरफ जाना चाहेंगे। वो वर्ग की अवधारणा को कैसे देखते हैं? उनका मानना है कि वर्ग बन सकता है, पर वो कैसे बनेगा? इसके लिए वो कहते हैं कि जाति जो है, जाति के ही खिलाफ हम वर्ग बना सकते हैं, क्योंकि जाति से सभी लोग उत्पीड़ित हैं। विभिन्न जो शूद्र वर्ग की अधिकांश जातियां, उनको भी जाति के कारण बहुत सारी चीजें नहीं मिलती हैं, जातिवाद से उत्पीड़ित रहते हैं विभिन्न जगहों पे। उनको जो जो चीजें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती हैं। इसलिए जाति के खिलाफ जो है एक
सभी लोग इकट्ठा होकर के स्त्रियां, उच्च वर्ग की स्त्रियां, उच्च जातियों की स्त्रियां तथा निम्न समझी जाने वाली जातियों की स्त्रियां, शूद्र वर्ग की जो जातियां, शूद्र वर्ण की जातियां हैं, जातियों की जो जो श्रमिक हैं, वो उनके खिलाफ इकट्ठा हो सकते हैं और वो वो वर्ग बना सकते हैं, वो एक मंच पे आ सकते हैं। परंतु यहाँ पे जो सोचने वाली बात है कि फिर वही बात आती है कि यहाँ पे पूंजीपति की जाति, क्योंकि भारत में पूंजीपति कौन है, ये भी सवाल एक हमारे दिमाग में आता है कि पूंजीपति अंततः है कौन। तो वही बात आती है, अम्बेडकर जो बात कहते हैं कि यहाँ पे ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद एक साथ में चलता है। वो जो तथाकथित उच्च समझी जाने वाली जाति हैं, वही पूंजीपति हैं। इसलिए जातीय जो हित है, यानी वर्गीय हित के वर्ग, जातीय जो हित है ना, वर्ग मित्र की बजाय जाति मित्र उसको काट देगा। यानी जाति का जो वर्गीय हित है, उसको जातीय हित जो है वो पीछे कर देगा, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि पूंजीपति जो है तथाकथित ऊंची समझी जाने वाली जाति का, इसलिए जो ऊंची जाति का श्रमिक है वो उनके खिलाफ जाने के से कतराएगा। इसलिए इस तरह से वर्ग बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो कई बार इस तरह से खतरे में भी आ जाता है। दूसरा सवाल है कि भाई दलित, ठीक है, हम बात करते हैं कि अपर क्लास, अपर जो समझी जाने वाली जाति हैं वो हमारे साथ श्रमिक वर्ग के साथ में नहीं आएंगी, वो एक वर्ग बनाने से कतराएंगी। तो ये सवाल फिर हमारे दिमाग में आता है, या इस पे सोचना चाहिए कि क्या दलित जातियां उनका वर्ग बना? क्या दलित जातियों ने इसके लिए कोई प्रयास किया? तो इसमें हमारा जो जवाब आएगा कि नहीं, उनके वहां भी इस तरह की चीजें नहीं दिखती हैं। वो भी अपने अपने जातीय दायरों में बंधी हुई हैं। उनमें भी एक जो जाति है वो दूसरी जाति को अपने आप से श्रेष्ठ समझती है, उनके बीच में भी इस तरह की चीजें नहीं है। जैसे उसमें कुछ लोग ऐसा मानते हैं जैसे कि बहुजन जैसी अवधारणा है, वो भी वर्गीय दृष्टिकोण के ही इर्द गिर्द है। परंतु इसमें भी आप देखेंगे कि उसमें जातियों का अस्तित्व जो है वो बना रहता है। बहुजन जैसा जो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आता है, जिनको मान्यवर कांशीराम लेकर के आए, उसमें भी आप देखेंगे कि जातियां तो बनी रहती हैं। फिर वो जातियां उस तरह की, जब वो राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर भी लेते हैं उस माध्यम से, और आप देखेंगे भारतीय संदर्भों में उस तरह राजनीतिक सत्ताएं प्राप्त की भी गई, पर उनका परिणाम क्या निकला, है ना? वो वर्ग कितने लंबे समय तो टिक के रहा, आज वो कहाँ पे पहुंच गया है। तो इन इन बातों पे हमें बार बार विचार करना चाहिए। इसीलिए अंबेडकर जो थे, इस संसदीय राजनीति में इस तरह से पहुंचने के बाद, वो जो अपने वर्ग के हित में या उस तरह की चीजें नहीं कर पाए, इसलिए वो प्रत्येक निर्वाचन की बार बार मांग करते थे। और वो प्रत्येक निर्वाचन उनको मिला नहीं। खैर वो चीजें तो वर्ग के बारे में जो बात, इसमें एक बार हम इसको यहीं स्थगित करते हैं कि बन सकता है नहीं बन सकता है, छोड़ते हैं हमारे सभी साथियों पे। तो वो इस पे हम सब विचार करेंगे कि क्या हो सकता है। पर ये सब चीजें अगर नहीं हो सकती तो फिर आखिर क्या रास्ता है ना? इसको हम कैसे देख सकते हैं, हम कैसे देखें, और क्या वर्ग बनाने का और या क्या समाधान हो सकते हैं, इस पे हमें थोड़ा सा विचार कर लेना चाहिए। तो आज की जो राजनीति है उसमें अंबेडकर को जो है मुख्यतः संसदीय राजनीति तक सीमित कर दिया गया है ना? और जैसे हमने शुरुआत में भी कहा, उनको कई पार्टियां ऐसा कहती हैं कि उन्होंने संविधान बनाया, और जो सांप्रदायिक पार्टियां हैं वो अपने हित में, है ना, उनका प्रयोग करती हैं। कोई भी जैसे जो दलित जाति हैं, वो कोई भी सांप्रदायिक नेता है, कोई भी फासिस्ट नेता है, वो अपने साथ अंबेडकर की फोटो ले लेगा, उससे दलित जातियां उनके प्रति आकर्षित हो जाती हैं। यानी इस वोट बैंक, सिर्फ उनको वोट बैंक नजर आता है, दलित जो जनता है वोट बैंक में उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। एक तस्वीर के माध्यम से उनको लुभाया जा सकता है या लुभाया जाता है, ऐसा हो रहा है। उसका रिजल्ट उनके हित में हमेशा नहीं जा रहा है, जो दलित जनता है उनके हित में नहीं जा रहा है। दूसरा, अ, अंबेडकर को संविधानवादी, यानी संविधान से क्या कोई रास्ता निकल सकता है? क्या संविधान जो है कोई रास्ता दे सकता है? तो उसमें अंबेडकर ने कई सारे अधिकार दिए जैसे अगर माना जाए कि संविधान अंबेडकर ने बनाया था, तो उनमें कई अधिकार उन्होंने प्रदान किए।
जिसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, ये 3 मूल्य की 3-4 मूल्यों की उनकी जो प्रस्तावना उसमें भी बात होती है। ये बार-बार दोहराए जाते हैं, हमेशा दोहराए जाते हैं कि इसके आधार पे ये एक प्रगतिशील संविधान है और ये अम्बेडकर ने बनाया, क्या ये एक रास्ता हो सकता है? तो यहाँ पे फिर हम एक बार मार्क्स को याद करते हैं। मार्क्स ने कहा कि फ्रांसीसी क्रांति हो गई थी। फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद भी वो जो लोकतांत्रिक प्रणाली जिसको हम कहते हैं, उसके माध्यम से वहाँ की जो जनता थी, उनको उस तरह की चीज़ें नहीं मिली। यानी वो चीज़ें मत मिलने का मतलब है कि जो अतिरिक्त जो श्रम था, उसका मूल्य मज़दूरों को नहीं मिला, वो क्रांति होने के बावजूद भी। तो उसी तरह से संविधान बनने के बावजूद भी, ये सब मूल्य निर्धारित करने के बावजूद भी, यहाँ पे जो अतिरिक्त जो श्रम है, उसका मूल्य मज़दूर को आज भी नहीं मिला है और वो जो जाति है, वो भी उसी रूप में ही बनी हुई है। तो वो पूंजीपति लोग आज भी अधिशेष है वो उसको खा रहे हैं। तो इस तरह से जो उदारवादी जो राज्य की अवधारणा संविधान के माध्यम से हमारे पास में आई, उससे हालांकि दलितों का जो मध्य वर्ग बना वो एक तरह से उन्हीं चीजों का समर्थक बना हुआ है, बन जाता है ना? जिसमें पूंजीवाद का समर्थन करना, इस तरह की चीजें आज भी दिखाई देती हैं। तो फिर वही बात आती है कि क्या अम्बेडकर अपने आप को संविधानवादी कहलाना पसंद करते हैं? यानी संविधान कोई रास्ता है कि नहीं है? इस पे विचार करते हैं तो क्या अम्बेडकर अपने आप को संविधानवादी मानते थे? तो उनका कहना था, कुछ पंक्तियाँ पढ़ना चाहेंगे कि हमने भगवान के रहने के लिए एक मंदिर बनाया, लेकिन भगवान की स्थापना से पहले अगर शैतान वहाँ आकर बैठ गया, अब ऐसे में उस मंदिर को तोड़ देने के अलावा और क्या चारा है? हमारा मकसद यह नहीं था कि इस मंदिर पर शैतानों का कब्जा हो जाए। हम चाहते थे कि इस पर देवों का कब्जा हो, इसलिए मैंने कहा कि मैं इस संविधान को जला डालूँ। उन्होंने संविधान को उस समय उनके जो विचार थे, उस आधार पे उन्होंने कहा कि मैं संविधान को जलाने वाला प्रथम व्यक्ति हूँगा और अंतिम दिनों में जब वो कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया और एक लंबा भाषण भी उन्होंने उसमें दिया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी की आलोचना भी की थी और उसके बाद वो बार-बार संविधान का विरोध करते थे कि संविधान में जो अधिकार दिए गए थे या मुझे प्रयोग किया गया, मेरा इस्तेमाल किया गया, इस तरह की बातें वो बार-बार कहते थे। ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने एक सवाल पहले रखा था कि क्या संविधान एक रास्ता हो सकता है? तो इस एवज में ये बातें हम कर रहे हैं। क्योंकि संविधान के माध्यम से ही जो भारतीय समाज की जो सामंती और पूंजीवादी ताकतें थी वो सत्ता में आई बाद में आगे चल करके। और वो ताकतें अब भी आज भी है ना, कोई सी भी पार्टी आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो अपना चोला बार बार बदलती रहती हैं, है ना? आज भी वो उसी तरह की सामंती ठाट बाट में ब्राह्मणवादी मूल्यों के साथ में सत्ता में बैठे रहते हैं। तो इस बात को अम्बेडकर बहुत अच्छे तरीके से समझ गए थे और वो इसलिए भी क्योंकि उसी संविधान के माध्यम से उसी संसदीय प्रणाली में वो हिंदू कोड बिल जैसी चीज पास नहीं करवा पाए थे, तो उनका बहुत मोह भंग हो गया था उससे, उस संसदीय व्यवस्था से और संविधान से। तो उनका यही मानना था बाद में, जैसे वो मजदूर पार्टी के बाद में उन्होंने जो दूसरी पार्टी बनाई उसमें भी वो ऐसा ही चाहते थे कि तमाम मजदूर वर्ग हैं वो एक जगह आए, जो पीड़ित वर्ग हैं वो एक जगह अ, आए। तो वो बार बार इस तरह से वो प्रयास अ, करते थे। यहाँ पे जैसे अम्बेडकर के बारे में थोड़ा विचार कर लेते हैं कि अम्बेडकर किस तरह से क्या थे या किस तरह से उनको देखते। से आनंद तिल तुमड़े उनके इन प्रयोगों को देखते हुए अम्बेडकरवाद जैसी चीज को नहीं मानते। वो कहते हैं जैसे मार्क्सवाद है, उस संदर्भ में अम्बेडकरवाद जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि अम्बेडकर ने इस तरह की कोई थ्योरी हमारे सामने प्रस्तुत नहीं की। परंतु उन्होंने, आप देखेंगे इसका हम थोड़ा सा एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण से अगर बात करें तो जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये जो मूल्य थे, हालांकि जैसे बहुत सारे लोग उनको ये फ्रांसीसी क्रांति के ये जो मूल्य थे, वो उनके जो प्रोफेसर थे जॉन डीवी, उनके माध्यम से उन्होंने लिए थे। तो इस आधार पे बहुत सारे जो हमारे कम्युनिस्ट साथी हैं वो उनको डीवियनवादी कहते हैं। वो कहते हैं अम्बेडकर डीवीएन को जो प्रेग्मेटिज्म है उससे प्रभावित थे और वो बार बार इस तरह के प्रयोग करते रहते थे समस्याओं से। कई बार जैसे महाड़ आंदोलन हुआ, महाड़ आंदोलन के दौरान जब मजदूर जो थे व्यापक क्रांति करना चाहते थे, तो सॉरी दलित वर्ग का वो ने एक बड़ा व्यापक आंदोलन करना चाहते थे। इस वजह से अम्बेडकर उनको रोक देते थे, वो रोक दे रहे थे, बार बार वो समझौता कर ले रहे थे तमाम जगहों पे।
बार बार बदल जाते थे, यानी प्रयोजन के हिसाब, यानी जो परिस्थिति जिस तरह की है उस तरह से निर्णय लेकर के काम किया जाए। इस आधार पे उनको बहुत सारे लोग वो कहते हैं कि वो जॉन डीवी से प्रभावित जो उनका जो प्रैग्मेटिज्म था उससे प्रभावित थे, इसलिए ये चीजें वो करते थे। परंतु यहाँ पे हम जो बात कह देना चाहते हैं वो ये है कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये जो तीन बातें वो फ्रांसीसी जो मूल्य थे वहां से आए ये मूल्य यहाँ पे। तो इसमें वो जो बंधुता है उसके लिए वो क्या कहते हैं, बंधुता के लिए अम्बेडकर ये मानते हैं कि आपस में सभी जो जाति हैं, चाहे वर्ग हैं, धर्म हैं, वो सब साथ में मिलके रहें, और इसके लिए वो धर्म को प्रमुख मानते हैं, जबकि जॉन डीवी धर्म को नहीं मानते थे। वो कहते थे धर्म नहीं आना, धर्म को वो केंद्र में नहीं मानते थे, इसलिए हम उनको डीवियनवादी नहीं कह सकते। उनको इस आधार पे उनको हम वो नकार करते हैं कि उनको डीवियनवादी नहीं कहा जा सकता। और वो स्वतंत्रता का बयान जान लेना चाहते हैं कि जैसे आनंद तेलतुंबड़े का जो विचार है उसके हिसाब से भी हम देख लेना चाहते हैं कि क्या अम्बेडकरवाद जैसी चीज है कि नहीं। तो जैसे स्वतंत्रता का वो अपने हिसाब से जो अर्थ बताते हैं, वो कहते हैं स्वतंत्रता का अर्थ है मजदूरों की खुद की चुनी हुई सरकार। मजदूरों के संदर्भ में जब बात कर रहे थे, उनकी खुद की चुनी हुई सरकार। समानता का अर्थ है जो तथागत जो उपड़ी जातियां हैं उनके लिए समान अवसर, कहीं पर भी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और फिर सभी बंधुता जो है वो सभी क्षेत्रों में सभी लोगों के साथ में मिलकर के रहने का ही एक जो चीज है वो बंधुता है। तो ये मूल्य जो थे अम्बेडकर ने उनको अपने हिसाब से ढाला, और इसके लिए ये यही एक जो समाधान था वो जैसे उन्होंने सुझाया था सबके भारतीय संदर्भों में, इस समाधान की वो वकालत करते हैं। इसके लिए वो यानी यहाँ पे आप उनको थोड़ा अंतर्विरोधी मान सकते हैं। इसके लिए वो प्राचीन उपनिषदों के पास में जाते हैं। जैसे इसके लिए जो लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उनको खोजने के लिए वो भारतीय जो ब्रह्मवाद है उसकी तरफ जाते हैं। यानी वो कहते हैं कि सभी जो धर्म हैं, संप्रदाय हैं, उनको आपस में बंधुता के साथ रहना चाहिए। इसके लिए वो ब्रह्मवाद के पास जाते हैं। ब्रह्मवाद ये कहता है उपनिषदों का कि सबके अंतर्गत ब्रह्म है, इसलिए समानता का व्यवहार सबके साथ होना चाहिए। यानी हर मनुष्य के अंतर्गत ब्रह्म है और उनको दूसरे के अंदर ब्रह्म देखना चाहिए, इसलिए किसी के साथ नहीं तो ऊंच नीच का भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाना चाहिए। तो वो अंबेडकर यहाँ पे ब्रह्मवाद के पास इसलिए जाते हैं कि वो कुछ चीजें जो उपनिषदों में या प्राचीन जो धार्मिक ग्रंथ थे उनमें मिल जाए, एक एक इस तरह का सामंजस्य यहाँ पे बनाया जाए। इस तरह का प्रयास वो अंबेडकर कर रहे थे। पर उन्होंने हालांकि ब्रह्मवाद का ये तो एक अवधारणात्मक बात उन्होंने कही कि ये तो मतलब परिकल्पना में तो ऐसा चलता है, परंतु वास्तविक रूप से ब्रह्मवाद एग्जिस्ट नहीं करता था। अगर वास्तविक रूप से ब्रह्मवाद यहाँ पे होता तो जातिगत भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, इस तरह की चीजें यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे दिखाई नहीं देती। तो ब्रह्मवाद सिर्फ कोई कल्पना बन करके रह गया, ऐसा भी उन्होंने कहा। इन सब चीजों को ध्यान में रख करके ही, जैसे अगर हम उनको एक बात में कहें तो हम यहाँ पे मैं गेल आम्बेट है उनका सहारा लेना चाहूंगा। वो उनको प्रजातांत्रिक समाजवादी कहती है। अम्बेडकर उसी रूप में प्रजातांत्रिक समाजवादी हमें नजर आते हैं। वो राज्य को के अंतर्गत ही कुछ लाभ प्राप्त करके कुछ चीजें करना चाहते हैं दलितों के लिए या किसी भी तरीके से, यानी राज्य के समाजवादी होने की उनकी अपेक्षा थी कि राज्य है वो समाजवादी हो और उसी के माध्यम से कुछ लाभ या कुछ चीजें वो हमें प्राप्त हो जाएं। पर यहाँ पे जैसे वो भले ही वो मार्क्सिज्म का कई जगह पे विरोध करते हुए दिखाई देते हैं, परंतु वो उनका जो दृष्टिकोण था, जैसे भूमि सुधार के संबंध में है ना, वो उनकी जो पुस्तक है माइनॉरिटी स्टेट एंड माइनॉरिटी, उसमें वो बहुत सारे सुझाव देते हैं कि किस तरह से जो दलित जाति हैं, उत्पीड़ित जाति हैं, ये भारत में भूमि सुधार कैसे किए जा सकते हैं। उसके लिए वो जो सुझाव देते हैं कि भूमि जो है, तमाम भारत की जो जमीनें हैं उस पे राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, उद्योगों पे राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, सरकारी जो नियंत्रण है वो होना चाहिए। और वो जो जमीनें हैं वो सभी गांवों को राज्य बांटे, प्रत्येक जो गांव है और उसके बदले में उनसे वो कर ले टैक्स ले ले उसके बदले में। इससे क्या है कि जो जोत है वो छोटी नहीं होंगी, जो सीमांत खेत की बात आती है वो नहीं होंगी, छोटी जोतें नहीं होंगी, क्योंकि
इसे होगा कि जैसे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, हालांकि ये एडम स्मिथ से उन्होंने विचार लिया था, उत्तराधिकार नियम जो भारत का उत्तराधिकार नियम, उसको बदलने की बात करते हैं कि भारत में जो उत्तराधिकार नियम है कि बड़ा पुत्र होता है उसको जमीन दे दी जाती है, ये संपत्ति उसके नाम से कर दी जाती है। इससे क्या खेती में, बोले कि अम्बेडकर मानते थे खेत जो है वो छोटे हो जाते हैं, क्योंकि बेटों में बंटवारा हो जाता है, जैसे पिता की मौत होती है उसके बाद बेटों में आपस में बंटवारा होता है, छोटे छोटे खेत बंट जाते हैं, और छोटे छोटे खेत बंटने के कारण भूमि हमेशा से कम पड़ती जाती है, इससे बेरोजगारी फैलती है, और बहुत ज्यादा लोग उस कम भूमि पर, बहुत सारे ज्यादा लोग वहाँ पे खेती में लगे रहते हैं, इसलिए ये बेरोजगारी को बढ़ावा देता है। इसलिए उत्तराधिकार नियम में बदलाव करके जमीन को राज्य के अधीन कर देनी चाहिए, और राज्य उनको फिर खेतों को एक पूरे गांव को वो जमीन दे, उस पे खेती करे, खेती करवाए लोगों को। इससे क्या होगा कि जमीन का आकार जो है वो छोटा नहीं होगा। तो इस तरह से अंबेडकर जो थे राज्य के समाजवाद के पक्ष में थे, और वो एक तरह से प्रजातांत्रिक समाजवादी हमें नजर आते हैं। वो संविधान के माध्यम, ये जो सरकार है उनके माध्यम से ही कुछ न कुछ करवाने की बात करते हैं, परंतु वो ऐसा नहीं है कि जूझते नहीं, अपने आप से बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं। पर उनका जो समय था, वो जो जो दौर था, उसमें चीजें बहुत जल्दी जल्दी बदल रही थी, हर चीजें, राजनीतिक ताकतें बदल रही थी। एक तरफ अंग्रेज थे, कांग्रेस थी, है ना, मुस्लिम लीग थी, अन्य बहुत सारी पार्टियां, और उस समय जो बदलाव आ रहे थे उसमें वो कितना कर सकते थे, ये उनका, वो हमेशा उनके मन में लगा रहता था, और उसी संदर्भ में उनके वो बदलाव हमें नजर आते हैं। तो इस दृष्टिकोण से वो जाति को और जो मजदूर वर्ग है उनके लिए एक संयुक्त प्रयास करना चाहते थे कि वो जाति को मिटाएं, श्रमिकों के लिए कुछ प्रयास करें। तो ये बातें हमें अम्बेडकर के माध्यम से नजर आती हैं। तो आज की इस कार्यक्रम में मैं इतनी ही बात रखूंगा। आपने मुझे बुलाया, मुझे मौका दिया, और इतनी बातें हमने साझा की, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ इस पूरी टीम का। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान रहा। कहीं भी एक कड़ी के रूप में जुड़े रहे पूरी तरह से आपके साथ। और कहते हैं ना कि ये बात हम आज क्यों कर रहे हैं। ऐसा है कि समाज, वक्त भले बदल चुका है, कहीं ना कहीं वो चीजें आज भी हैं। अगर हम ये बात कर रहे हैं तो वो चीजें आज भी मौजूद हैं। और जिस जिस दिन ये चीजें खत्म हो जाएंगी, और शायद तो ये बातें भी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं अपने साथी अंजलि ठाकुर का स्वागत करना चाहूंगी। धन्यवाद प्रांजल जी। सबसे पहले मैं हृदय की गहराइयों से आदरणीय डॉक्टर सुरेश जीनागल सर का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपने विचारों के माध्यम से हमें भारतीय समाज की जटिल संरचना, श्रम की गरिमा तथा अंबेडकर जी के सामाजिक न्याय संबंधी चिंतन से परिचित कराया। आपने जिस सरलता और गंभीरता, तार्किकता के साथ अपने विचार प्रस्तुत किए, वह हम सभी के लिए अत्यंत प्रेरणादायक और चिंताशील रहा। आपके व्याख्यान ने न केवल जाति और श्रम के संबंधों को स्पष्ट किया, बल्कि यह भी समझाया कि बाबा साहेब अम्बेडकर का चिंतन आज के समाज में कितना प्रासंगिक है। आपके शब्दों ने हम सभी साथियों को सामाजिक समानता, मानवीय गरिमा और संवैधानिक मूल्यों के प्रति अधिक जागरूक किया। मैं साहित्यिक बतकही के सभी साथियों का भी धन्यवाद करती हूँ, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो सका। अंत में एक बार पुनः आदरणीय सुरेश जीनागल सर का हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय देकर हम सभी का मार्गदर्शन किया। धन्यवाद। थैंक यू।